हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री को शुरू किया था और जितने भी एक्ट्स आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका 1773 का। उसके बाद हमने पिट्स इंडिया एक्ट को डिस्कस किया। अप टू द इंडियन काउंसिल एक्ट तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी ब्रिटिश राज के टाइम पीरियड पे। तो एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जैसे अगर आज के टाइम के साथ इसको कंपेयर करें, दिल्ली में कौन बैठती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसी तरह से उस टाइम पे भी एक जगह पे सेंटर पॉइंट हुआ करता था। वो क्या था उस टाइम के हिसाब से? था वो था बंगाल। तो बंगाल में मेन गवर्नमेंट बैठा करती थी। इवन जो सुप्रीम कोर्ट था वो भी बंगाल में हुआ करता था। और जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया गया था। एलिजा इम्फे का नाम याद होगा आपको, चीफ जस्टिस बने थे। एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो मेन कंट्रोल है वो एक ही बॉडी कर रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, जैसे आज के टाइम पे आप पढ़ते हो एनडीए गवर्नमेंट है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बंगाल में बैठी हुई है। दूसरी आती है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होता है, पावर तो नहीं दी बाकी सभी को, पर पता तो होना चाहिए था कि बाकी के प्रोविंसेस में क्या चल रहा है। जैसे अगर बात करूँ 1947 तक की, तो हमारे पास अराउंड 552 प्रोविंसेस बन चुके थे टोटल इन नंबर। उससे पहले तो और भी ज़्यादा थे, बाद में तो खैर बीच में मर्ज भी होते रहे, इस वजह से 552 हमें प्रोविंसेस देखने को मिले। पर जितने भी यहाँ पे प्रोविंसेस हुआ करते थे, यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स के एम्प्लॉय बैठा करते थे ताकि यहाँ का पता चलता रहे कि क्या चल रहा है। फिर प्रोविंसेस हो गए। प्रोविंसेस में भी तो बहुत सारे विलेजेस आते थे, तो उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए भी यहाँ पे ज़मींदार हो गए, मनी लेंडर्स जो हुआ करते थे उनको बिठा रखा था। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, सेंटर के अंडर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी, देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी जो हर एक विलेज में सेपरेट रहेगी। पर जो मेन पावर है वो किसके पास है इस टाइम पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पास। 3 प्रेसिडेंसीज जो थी उनको गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहे थे, और इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिनमें टोटल 3 मेंबर्स हुआ करते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 3 मेंबर्स हुआ करते थे, और इनको कौन अपॉइंट करता था? क्राउन। क्राउन कहाँ पे हुआ करता था? ब्रिटेन के अंदर। तो वहाँ से ये अपॉइंट हुआ करते थे। 3 प्रेसिडेंसीज जो बोली हैं, ये 3 वही लोकेशंस हैं। एक यहाँ पे बॉम्बे, ये मेन वाली आ जाएगी आपका बंगाल, और नीचे अगर देखोगे तो हेयर इज़ मद्रास। तो इन 3 रेजिडेंसीज की यहाँ पे बात करी जा रही है। और जो बाकी के प्रोविंसेस हुआ करते थे वहाँ पे चीफ कमिश्नर्स को बैठा दिया जाता था। तो जो 3 प्रेसिडेंसीज हैं वहाँ पे आपको गवर्नर्स मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है, कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। बाकी जगह पे आप देखोगे जो प्रोविंसेस हैं, सेंटर के बाद हम प्रोविंसेस पे जब जाएंगे तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर्स हुआ करते थे, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हुआ करते थे, जिनको वाइसरॉय अपॉइंट किया करता था। एंड वाइसरॉय कहाँ पे रूल कर रहे हैं? इंडिया के अंदर रूल कर रहे हैं इस टाइम पे। दरबार सिस्टम शुरू होता है दिल्ली के अंदर। 3 दरबार सिस्टम बनते हैं। ईयर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर आएगा 1877। 1877 में जो प्रोक्लेमेशन करी थी इस वाले दरबार की, वो करी थी वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने। वाइसरॉय लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने 1877 के अंदर पहले दरबार की स्थापना करी, प्रोक्लेमेशन करी। दूसरा जो दरबार बना, पहला आ गया 1877, दूसरा आएगा आपका 1903 का। 1903 में जो एस्टेब्लिशमेंट करी थी वो करी थी लॉर्ड कर्जन ने। 1903 में लॉर्ड कर्जन। एंड 1911 में अगर आप देखोगे तो ये की थी लॉर्ड हार्डिंगे। लॉर्ड हार्डिंगे, और अटेंड किसने किया था इस मीटिंग? तो ब्रिटेन से आए थे किंग जॉर्ज 5। तो पहला दरबार कब सेटअप हुआ? 1877। किसने प्रोक्लेम करवाया था फर्स्ट दरबार को? तो वाइसरॉय थे उस टाइम पे, लॉर्ड लिटन। दूसरा दरबार एस्टेब्लिश हुआ 1903 में, किसने करवाया? तो लॉर्ड कर्जन। एंड फाइनली 1911 में अगर देखोगे तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंगे ने इसको हेल्ड करवाया। और कौन आए थे इस मीटिंग के अंदर? तो इसमें आए थे जो किंग जॉर्ज 5 थे ब्रिटेन के, उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया था। एंड अगर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हम देखें, जहाँ पे चीफ कमिश्नर्स को अपॉइंट करके रखा हुआ है, तो जो ब्रिटिश हैं इनका मेन फोकस कहाँ पे था कि जो टेरिटरीज़ हैं इनको हम कैसे ना कैसे करके छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड करते रहें। अब देखो, कोई भी टास्क होता है, अगर उसको हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो ये भी क्या करते थे ब्रिटिशर्स, टेरिटरीज़ को तोड़ने की ट्राई किया करते थे इनटू प्रोविंसेस। एक्सट्रीम कंट्रोल देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। 3 लेवल पे देखी ना, अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके अंडर प्रोविंशियल्स थे, एंड फाइनली लोकल्स थे। तो जो मेन एक्सट्रीम पावर मिलेगी आपको वो सेंटर के पास मिला करती थी।
और काफ़ी ज़्यादा जब सेंटर के पास ही सारा काम आ जाएगा तो उतने इफेक्टिवली आप देखोगे कि प्रोविंसेस पे काम नहीं हो पाएगा। और मेन काम क्या था, पैसे का था, फाइनेंसिस का था। तो फाइनेंशियल मैटर जो थे यहाँ पे बोला कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना पावर देके सभी के पास ये जो पावर है उसको बांट देंगे, यानी कि अब डिसेंट्रलाइज अप्रोच यहाँ पे लगाई गई। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर का ब्रेक डाउन कर दिया, तो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच यहाँ पे लगी। एंड ब्रिटिशर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे पब्लिक फाइनेंसिस को, और साथ में यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कर दी, यानी कि जो प्रोविंशियल लेवल पे चेक कर रहा है फाइनेंशियल मैटर्स को उसको भी अथॉरिटी दे दी गई थी। एंड ये जो पॉलिसी थी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की, ये किसने इनिशिएट करी थी? तो नाम याद रखोगे आप, लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो वॉज द फर्स्ट जिसने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को शुरू किया। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पैसा है उसके ऊपर हर एक लेवल पे अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड बाद में इसी मेथड को कंटिन्यू किया था लॉर्ड लेटन ने, जिसने 1803 की फर्स्ट 1877 की फर्स्ट दरबार की एस्टेब्लिशमेंट भी करी थी। 1877 लॉर्ड लिटन। 1882 में क्या हुआ, फिक्स ग्रांट्स कर दी गई कि इतना ही पैसा देना होगा प्रोविंसेस को, एंड उसको डिवाइडेड हेड्स के साथ क्या किया, रिप्लेस कर दिया। यानी कि अब और ज़्यादा ऑफिशियल्स यहाँ पे आ गए। अब नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ करप्शंस भी इंक्रीज करने वाली हैं। सेम इज़ हैपनिंग टुडे। इसके बाद 1883 में एक बिल आता है जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल किस ईयर में आया? तो 1883 के अंदर आया। ये जो एक्ट थी इसमें एक प्रोविज़न था, ये जो बिल था इसके अंदर एक प्रोविज़न था जिसने इंडियन जजेस को पावर दे दी थी कि अगर यूरोपियंस के अगेंस्ट कोई भी केस है तो इंडियन जजेस भी उसको देख सकते हैं। अब यूरोपियन है कोई, यहाँ पे मान लो कोई यूरोपियन एम्प्लॉय है, इसके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो इसमें अब अथॉरिटी दे दी थी इंडियन जजेस को। ऐसे इंडियन जिन्होंने जुडिशरी कर रखी थी, लॉ के अब जानकीर हैं, वो भी यूरोपियंस के अगेंस्ट जो हैं केसेस देख सकते थे। इल्बर्ट बिल पास किया था लॉर्ड रिपन ने 1883 के अंदर। लॉर्ड रिपन ने इस इल्बर्ट बिल को पास किया था, और ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इंडियंस की बाय यूरोपियन जजेस उसको ख़त्म किया जा सके। तो एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और इवन लोकल बॉडीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करवाया। इसी वजह से आप आगे चल के देखोगे कि जो लॉर्ड रिपन है इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। लोकल बॉडीज़ मतलब हर एक सिविलियन लेवल पे हमें कुछ छोटी छोटी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करनी है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, जैसे सैनिटेशन आ गया, सफाई रखनी है हर जगह पे, हेल्थ आ गया, सबको प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कनेक्टिविटी के लिए रोड्स प्रोवाइड करने हैं। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखा जाने लगा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इन लोकल एरियाज स्पेसिफिकली। 1870 में अगर आप देखोगे तो जो लॉर्ड मायो हैं ये एम्फेसाइज करते हैं नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड मायो ने भी 1870 में बोला कि हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। इवन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फेवर में महात्मा गांधी भी हुआ करते थे। एंड म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर इसको आज के टाइम के साथ कंपेयर करें तो हम पंचायत पढ़ते हैं ना, पंचायत, तो ये वही वाला आइडिया है। पंचायत हमने बनाई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत। कौन सा शेड्यूल है? तो शेड्यूल नंबर 11 है। वैसे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी जो है इसको स्ट्रेंथन करने की बात करी है। आज के टाइम पे आप पढ़ोगे इसको शेड्यूल 12 के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़। और किस अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया? तो बस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी 1992 की। ये जून में पास हुआ था पंचायत वाला, और जो अगला था म्यूनसिपैलिटी वाला दिस वाज पास्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो इस तरह से ये उस टाइम पे भी 1870 में कौन बात कर रहा है? लॉर्ड मायो और दूसरे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मायो और लॉर्ड रिपन बातें कर रहे हैं, पर जो लॉर्ड रिपन थे ही वॉज इन लाइक एक्सट्रीमली इन फेवर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये तो चाहते थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो लोकेलिटी है उनको ज़्यादा पता है कि उनके लोगों को क्या चीज़ चाहिए। तो इसी वजह से जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बोला जाता है लॉर्ड रिपन को ही। नाउ म्यूनसिपल एक्ट्स क्या क्या हुई ब्रिटिशर्स के अंडर? तो म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई गई, जैसे कि मद्रास में बना दी गई, बिल्कुल साउथ में आ जाओ, यहाँ पे बना दी गई 1871 के अंदर। फिर यहाँ पे बॉम्बे, बंगाल, जितने भी ये नॉर्थ वेस्ट के प्रोविंसेस हुआ करते थे इस रीजन में, राजस्थान गुजरात वाला हिस्सा, ऊपर पंजाब वाला हिस्सा एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, यहाँ पे आप देखोगे कि म्यूनसिपैलिटीज़ का बनना शुरू हो चुका था। इस रीजन में बना 1875, 4 साल के बाद।
पहला बना मद्रास में 1871, म्यूनसिपैलिटीज़ बन रही है यहाँ पे। एंड दूसरा जो बना म्यूनसिपैलिटी वो बना 1875 में। कहाँ कहाँ पे? एक तो आपका आ गया बॉम्बे वाला एरिया, ऊपर से ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जितना भी है वो सब आ जाएंगे, पंजाब वाला रीजन और सेंट्रल प्रोविंसेस और इवन बंगाल वाला एरिया। और जो फिर बाकी एरियाज़ बच गए, ये जो खाली हैं सारे, यहाँ पे जो डॉटेड पोर्शन है, यहाँ पे बना 1874 के अंदर। बाद में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो बचे हैं 1875 के अलावा वो सारे किस में आ जाएंगे, अदर्स में आ जाएंगे। तो लॉर्ड रिपन को इसी वजह से बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करी थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में। जैसे आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं ना, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ते हैं, नीचे स्टेट गवर्नमेंट आती है, एंड सबसे नीचे जो आती है वो आती है हमारी पंचायत आ गई, म्यूनसिपैलिटीज़ आ गई, लोकल गवर्नमेंट्स आ गई इन शॉर्ट। ठीक है, तो वैसे ही इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सबको कुछ ना कुछ पावर असाइंड है। पावर कहाँ पे डिवाइड होती है आपकी? आज के टाइम पे देखोगे तो शेड्यूल नंबर 7 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लिखा हुआ है। किसके बीच में है ये डिस्ट्रीब्यूशन पावर की? तो यूनियन, स्टेट एंड लोकल। ठीक है, वहाँ पे आप लिस्ट पढ़ते हो 3 तरह की। कौन कौन सी लिस्ट हैं? एक है यूनियन, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी आ जाती है आपके पास कॉन्करेंट लिस्ट। एक और लिखी हुई है दैट इज़ मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या रहता है? रैंडम चीज़ें रहती हैं जो कहीं नहीं फिट बैठी, उसको मिसलेनियस में ऐड ऑन कर दिया जाता है। यूनियन में वो सारी चीज़ें जहाँ पे मेन अथॉरिटी चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट में वो सारी चीज़ें जहाँ पे मेन अथॉरिटी चलेगी स्टेट गवर्नमेंट की, एंड कॉन्करेंट में वो सारी चीज़ें जहाँ पे सेंटर की भी चलेगी, स्टेट की भी चलेगी, पर जो लास्ट में डिसीजन है वो सेंटर के हिसाब से बनता है। तो ये सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं जैसे उस टाइम पे चल रही थी, 1870s के टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं। तो लोकल बॉडीज़ फर्स्ट जब फॉर्म हुई थी दैट वाज बिटवीन 1864 से लेके 1868 तक का टाइम पीरियड था। एनुअल ग्रांट्स कहाँ से आ रही हैं? इंपीरियल गवर्नमेंट, क्योंकि ऊपर तो ब्रिटिशर ही बैठे हुए हैं सेंट्रल लेवल पे। तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी ये ऑथराइज थी कि लोकल जो भी टैक्स लिए जा रहे हैं उनको प्रोवाइड करें ऊपर सेंटर तक। तो पैसे का फ्लो नीचे को भी था और पैसे का फ्लो मेनली कहाँ को था? ऊपर को था। ऊपर कौन बैठा हुआ था? इंपीरियल गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पे बैठे हुए हैं ब्रिटिशर्स। तो वो सारी चीज़ें। फिर आता है रेजोल्यूशन ऑफ लॉर्ड मायो ऑफ 1870, emphasize that the local interest या फिर supervision and care are necessary for success in the management of funds। अब बोला कि ठीक है पैसे पे तो हम फोकस करते रहेंगे, पर कुछ बेसिक्स या अम्यूनिटीज़ हैं वो लोगों को पहले प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे पढ़ाई लिखाई करवानी पड़ेगी, सफाई से रिलेटेड इनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, क्योंकि डिजीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी इम्प्रॉपर सैनिटेशन की वजह से। मेडिकल रिलीफ देना पड़ेगा, लोकल पब्लिक वर्क्स आगे उन पे हमें काम करना पड़ेगा, यानी कि जो पब्लिक के हित में एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है उन पे काम करना पड़ेगा। तो ये सारा बोला था लॉर्ड मायो ने। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया फर्स्ट फेमीन कमीशन। याद है ना 1870 में क्या हुआ था? बंगाल में फेमीन हो गया। बंगाल जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल एरिया में अचानक से भूखमरी पड़ जाती है। तो इसी वजह से उसके 8 साल के बाद तकरीबन 1878 से लेके 1880 तक फर्स्ट फेमीन कमीशन सेटअप कर दिया जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? जो फर्स्ट फेमीन कमीशन सेटअप करा गया 1878 से 1880 तक, वो करी थी सर रिचर्ड स्टार्ची। सर रिचर्ड स्टार्ची, ठीक है, तो इन्होंने करी थी। इनकी रिकमेंडेशन की बेसिस पे फेमीन कोड एक आता है एग्जिस्टेंस में इन 1883। अब कमीशन क्यों बिठाया जाता है? किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए। यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है किसको स्टडी करना था, फेमीन को स्टडी करना था। तो यहाँ पे सर रिचर्ड स्टार्ची की रिकमेंडेशन पे फेमीन कोड आ जाता है, और ये फेमीन कोड आया था इन द ईयर 1883। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन क्या था। लॉर्ड रिपन वही हैं जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हमने बोल दिया। तो इन्होंने अब ये जो रेजोल्यूशन था इसमें ऐड करे प्रोविजन ऑफ द मैनेजिंग लोकल अफेयर्स। मेन जो इस रेजोल्यूशन के अंदर आपको बातचीत मिलेगी वो किसके ऊपर है? वो वही है, लोकल लेवल पे ही बात हो रही है, लोकल अफेयर से रिलेटेड बातचीत हो रही है, मेनली थ्रू रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, मेन फोकस रूरल आज के टाइम के जैसे पंचायत, और अर्बन यानी कि आज के टाइम पे जैसे म्यूनसिपैलिटी वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ की बात की जा रही है यहाँ पे। एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इसको कंस्पायर करेंगे। तो ये चीज़ जो थी ये लॉर्ड रिपन के रेजोल्यूशन में आपको मिलेगी। उसके अलावा बात करी गई कि सिविल सर्विसेज के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया? एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया। 1878 से 79 का टाइम पीरियड है। सत्येंद्र नाथ टैगोर
ये फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर किया इन ईयर 1863, इन्होंने कर दिया था ये। अब दिक्कतें कहाँ पे थी वो भी देखेंगे, पर जो इंडियन एजुकेटेड क्लास थी उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि ये पेपर तो हमारे लिए ही है, और जो पेपर हो रहा है जाके वो हो रहा था लंदन के अंदर, और जो पॉलिटिकल पावर में बैठे हैं इंडिया के अंदर वो बैठे हैं ब्रिटिशर्स, तो फिर क्या सिविल सर्विसेज। तो कुछ कमीशंस आते हैं सिविल सर्विसेज को लेके, जैसे एथिंचन्स कमीशन। एथिंचन्स कमीशन जो आता है ये आता है आपका 1886 के अंदर। इस्लिंगटन कमीशन ये आता है 1917 के अंदर। एथिंचन जो कमीशन है ये आया था 1886 के अंदर, और इस्लिंगटन जो कमीशन था ये आया था 1917। ली कमीशन आया था 1929। यहाँ पे इनके बारे में तो पढ़ना ज़रूरी नहीं है अपने को, पर प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो 3 कमीशन है ये किससे रिलेटेड है, तो दीज कमीशन वर रिलेटेड टू द सिविल सर्विसेज, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। नाउ क्या क्या चैलेंजेस आए इंडियंस के आगे जब वो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया करते थे। तो एक तो इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, इंडिया के लिए है, पर जो एग्ज़ाम हो रहा है जाके वो कहाँ पे है, लंदन में। और अगर मीडियम देखोगे तो सिर्फ इंग्लिश है, और इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऐसे नहीं है कि हिंदी बोली जा रही है, मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है, डाइवर्स कंट्री है। तो यहाँ पे आप देखोगे इंग्लिश मीडियम ही देखने को मिला करता था। मैक्सिमम एज जो थी कैंडिडेट्स की टू अपीयर इन एग्ज़ाम वाज कंसिडरेबली रिड्यूस टू 19 ईयर्स इन 1878, 19 साल कर दी थी। आज के टाइम पे आप देखोगे रिजर्वेशन को अगर एक्सक्लूड कर दें तो लगभग आपको 6 अटैम्प्ट्स मिल रही हैं, और एज अगर देखोगे तो स्टार्टिंग ही 21 ईयर्स है, ठीक है, ग्रेजुएशंस के बाद। तो यहाँ भी उस टाइम पे तो मैक्सिमम एज ही 19 ईयर थी, मतलब अगर आप 16 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करोगे तब जाके कहीं आपका टाइमली पेपर क्लियर करेगा। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो इंडियंस फेस कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। कुछ चेंजेस आर्मी में भी कर दिए गए, क्या क्या चेंजेस करे गए वो भी देख लेते हैं। तो जैसे रिवोल्ट होता है 1857 का, इंडियन आर्मी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा जाता है, और ब्रिटिशर्स ने ये प्लान तो बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया था कि इंडियन ब्रांच ऑफ आर्मी को हम यूज़ करेंगे एशिया और अफ्रीका थोड़े टाइम पीरियड के लिए। बाद में आप देखोगे वर्ल्ड वॉर में तो इंक्लूडेड थे इंडियन आर्मी के, फर्स्ट वाली में, सेकेंड वाली में मना कर दी थी। इंडियंस जो थे उनको डिवाइड कर दिया 2 रेसेस में, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जा सकते हैं आर्मी में और कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं जाएंगे। क्योंकि इंडिया की एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी उस टाइम पे, मान्यता हुआ करती थी लोगों की कि जो लोग समंदर पार चले जाते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, उनको अछूत डिक्लेयर किया जाता था। पर आज के टाइम पे आप देखोगे आपकी फैमिली से कितने लोग जो हैं वो बाहर जाके बसे हुए हैं, दुबई, फिजी, अमेरिका एंड सो ऑन, रेमिटेंसीज वहाँ से आ रहे हैं, इंडिया का ही फ़ायदा हो रहा है। तो इन्होंने भी क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इन्होंने इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वन इज़ मार्शियल एंड दूसरा यहाँ पे नॉन मार्शियल। किसने किया था ये, तो ये किया था फ्रेडरिक रॉबर्ट्स ने इंडियन की 2 क्लासेस बना दी थी। और जो यूरोपियन ट्रूप्स थे इनको डिप्लॉय कर दिया मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के अंदर। Only Europeans were charged with duty to look after artillery and tanks. In short, मेन जो पोजीशन पे थे वो आज भी कौन है, ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं। कमांडिंग लेवल पे अगर देखोगे तो ब्रिटिशर्स मिलेंगे। इंडियंस को सूबेदार से ऊपर का दर्जा देने को बिल्कुल मना करी थी कि सूबेदार के रैंक से इनको ऊपर नहीं लेके आना है। और जो आर्टिलरी यानी कि गन, गोला बारूद, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्लस जो टैंकर्स हुआ करते थे आर्मी के, वो किसके कंट्रोल में रहेंगे, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेंगे, और इंडियंस को खास पोजीशन नहीं दी जाएगी, अदरवाइज़ वो यहाँ पे डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। तो एक इनसिक्योरिटी भी हमें दिख रही है ब्रिटिशर्स की यहाँ पे। कास्ट कम्युनल कंपनीज इंट्रोड्यूस कर दी इन लोगों ने। आर्म्स एक्ट ले आई है 1878 का। आज भी आप फॉरेंसिक अगर कोई किसी ने कर रखी है, बैलिस्टिक्स अगर पढ़ी होगी तो वहाँ पे आप देखोगे आज भी नहीं लॉज के अंडर हम चल रहे हैं, जो आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 में दिया हुआ है, आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, ठीक है। तो ये आज भी क्या है, आज भी एप्लीकेबल है एमिनेशन वगैरह से रिलेटेड। और उसके अलावा जो आर्मी वाले लोग थे यानी कि मार्शियल क्लास के जो लोग हैं, इंडियन आर्मी जो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे हैं, उन तक न्यूज़पेपर, जर्नल, पैम्पलेट्स इनको नहीं पहुंचने दिया जाता था, बिकॉज ब्रिटिशर्स को लगता था अगर इनको पढ़ लेंगे तो भड़क जाएंगे दोबारा से। कहीं ना कहीं रिवोल्ट ऑफ 1857 से इनको भी तो यही लेसन मिला है कि अगर इंडियंस को अपने कंट्रोल में रखना है तो ये जो न्यूज़पेपर हैं, जनरल हैं और पैम्पलेट्स हैं, इनसे दूर रखा जाए और सोल्जर्स तक ना पहुंचने दिया जाए। तो ये जो चेंजेस थे इंडियन आर्मी के अंदर आफ्टर 1858, वो क्या किए, तो 25% तो यूरोपियंस होंगे अगेंस्ट 14%
इंडियंस, मतलब नंबर कम कर दिया इन शॉर्ट इंडियंस का। एंड 75% जो आर्मी होगी उसमें सिर्फ इंडियन सोल्जर्स होंगे, तो 2 गुट बना दिए इन शॉर्ट। एक में क्या किया, एक गुट में ऐसे कर दिया कि 25% तो यूरोपियंस होंगे और दूसरे 14% होंगे यहाँ पे अगेंस्ट द यूरोपियंस एज अगेंस्ट 14% प्रेजेंटली, मतलब जो यूरोपियंस हैं उनका नंबर इंक्रीज कर दिया 25%, तो बाकी के जो बच गए आपके 75%, पहले 14% था यूरोपियंस का, 14% ही हुआ करते थे, अब कितना कर दिया, अब कर दिया 25%। और बाकी के जो 75% होंगे वो कौन है, सारे इंडियंस। और इसमें क्या रहेगा, मेन पोजीशंस पे कौन रहेंगे, वो रहेंगे ब्रिटिशर्स यानी कि यूरोपियंस। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी के हिसाब से जो 3 मेन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी वहाँ पे एक रेशियो बना दिया यूरोपियंस का और इंडियन का, यानी कि 2 इंडियन आर्मी के या सोल्जर्स के ऊपर 1 यूरोपियन होगा, ठीक है। 1:2 का मतलब है 1 यूरोपियन ऑन 2 इंडियन सोल्जर्स। मद्रास में बना दी रेशियो 2:5 की, यानी कि 2 यूरोपियंस 5 इंडियन सोल्जर्स के ऊपर 2:5। एंड बॉम्बे में भी बना दी सेम 2:5। तो यहाँ पे 2:5 का मतलब क्या है कि 2 यूरोपियंस होंगे अगेन ऑन 5 इंडियंस। तो इस तरह से आर्मी की भी रीऑर्गेनाइजेशन कर दी। अभी और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं जो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट करी थी, जैसे कि डिवाइड एंड रूल, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है अनफ्रेंडलीनेस toward the Indian education, attitude toward ज़मींदार, attitude toward social reform, neglecting social sector, ये सारे जो कुछ स्टेप्स हैं आप देखोगे कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट किए, पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो टू लाइक एंड शेयर एज वेल एज आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।